Hello everyone. Today's topic is angiography. Angiography is one of the most important topic which all radiology technologists and radiologists should know. ठीक है, रेडियोलॉजी स्टूडेंट शुड नो. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को आसानी से देखा जाता है और ब्लड वेसल से संबंधित किसी तरह की भी डिजीज को आसानी से समझा जा सकता है. आप अगर यहाँ पे फर्स्ट पेज में देखेंगे, एंजियोग्राफी में लिखता है मेडिकल इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. यानी कि ये एक ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए से हम लोग ब्लड वेसल्स के अंदर का देखते हैं, क्या कंडीशन है, ब्लड वेसल के ल्यूमेन को समझने की कोशिश करते हैं और उससे संबंधित किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी को भी देख सकते हैं. और ये जो ब्लड वेसल्स है किसी ना किसी ऑर्गन में जाता है, या तो किडनी में जाएगा, या ब्रेन में जाएगा, या हार्ट में जाएगा. तो उस ऑर्गन में जो स्ट्रोक होता है, जिसमें इनएडिक्वेट ब्लड की सप्लाई हो रही है या किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको समझने की कोशिश की जाती है. और ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी जो है दो शब्दों के मेल से बना है. एंजियो यानी कि ब्लड वेसल, ग्राफी यानी कि उसका रेडियोग्राफिक इमेज लेना, उसका सीटी स्कैन करना, ठीक है, या उसकी किसी तरह की भी इमेजिंग को कर लेना. ठीक है, तो हम लोग ब्लड वेसल्स की अगर इमेजिंग करते हैं किसी भी टेक्निक से, दैट टेक्निक इज सेड एज नोन एज एंजियोग्राफी. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के इधर आते हैं. एंजियोग्राफी इंटरवेंशनल बेसिक्स, ये एंजियोग्राफी के कुछ इंटरवेंशनल बेसिक्स के बारे में जानेंगे. what do we visualize with an angiographic procedure? हम लोग क्या क्या विजुअलाइज कर सकते हैं एक एंजियोग्राफिक प्रोसीजर में. ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ये एक सवालिया निशान होता है कि हम क्या चीज को देख सकते हैं. ये तो बात तय है कि भाई हम ब्लड वेसल्स को देखेंगे, लेकिन देखेंगे क्या चीज को, तो हम लोग उससे रिलेटेड पैथोलॉजी को देखेंगे, उससे रिलेटेड बीमारियों को देखेंगे. बात समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे आते हैं. एंजियोग्राफी में सबसे पहला पॉइंट देता है इज द जनरल टर्म that describe the radiological examination of vascular structure within the body after introduction of an iodinated contrast medium or gas. ठीक है, ये एक जनरल टर्म है, ये एक जनरल टर्म है. धीमे बोले क्या? ये एक जनरल टर्म है जिसमें हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें हम लोग जितने भी वस्कुलर स्ट्रक्चर है बॉडी के जो भी वेसल्स हैं, चाहे वो ब्रेन में जा रहा हो, हार्ट में जा रहा हो, वो सारे वस्कुलर स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं. और विजुअलाइज तभी होगा जब हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट को. आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट एक रेडियो ओपेक डाई होती है, और दूसरे साइड हम लोग गैस यूज कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन यूज करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करें, या एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करें. दैट इज सेड एज नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडियम. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के पास आते हैं. यहां पर एक हिस्ट्री की बात होती है कि ये एंजियोग्राफी जैसी चीज किस तरह आई हमारे रेडियोलॉजी में, ये एंजियोग्राफी कैसे आई. तो फर्स्ट एंजियोग्राम को परफॉर्म किया गया था, है ना. द फर्स्ट एंजियोग्राम वाज परफॉर्म्ड ओनली मंथ्स आफ्टर रॉन्टजेंस डिस्कवरी.
यानी कि एक्सरे की खोज हो चुकी थी। रॉन्टजन साहब ने एक्सरेज का खोज कर दिया और एक्सरे खोज करने के कुछ ही दिनों के बाद हम लोग इस लायक हो चुके थे, है ना। पुराना पीढ़ी इस लायक हो चुका था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था कि पहला एंजियोग्राम की स्टडी की गई। ठीक है, इसकी जो स्टोरी है बड़ी यूनिक है। स्टोरी यूनिक इस तरह है, ये कैसे हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो दो फिजिशियन डॉक्टर्स ने क्या किया कि चॉक और मरकरी के सॉल्ट को एक एम्पुटेड हैंड में डाला और एक इमेज को क्रिएट किया आर्टरीज के। तो आप जान रहे हैं एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है। किसी का अगर हाथ को काट दिया जाए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि किसी का अगर वहां के वेसल डैमेज हो जाते हैं तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो वहां पर हाथ जो है ब्लू होने लगेगा, सड़ने लगेगा, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं डायबिटिक कंडीशन में भी उस पार्टिकुलर जगह पर जहां पर किसी तरह का लीजन हो जाता है तो वहां पर मजबूरी होती है, डॉक्टर उसके लिए एम्पुटेशन कहते हैं। तो ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि बॉडी के अंग को वहां पर से यानी कि हाथ को या पैर को काटा जाएगा। जैसे गैंग्रीन वगैरह अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो वहां पर काटा जाता है। तो उस व्यक्ति के हाथ को काट दिया गया था, ठीक है, एम्पुटेड हैंड। और उस एम्पुटेड हैंड, काटे हुए हाथ, काटा हुआ हाथ अब धड़ बॉडी से क्या है, अलग हो चुका है ना। किसी का हाथ काट करके अलग कर दिया गया, चलिए काट करके अलग कर देते हैं। तो ये अगर किसी के हाथ को काट करके अलग किया गया तो इसके अंदर तो ब्लड वेसल्स होगा ही होगा, होगा कि नहीं। इसके अंदर आर्टरी भी होगी, इसके अंदर वेन भी होगा। क्या किया कि ठीक है, चौक जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे बॉडी में जाएगा, मृत्यु हो सकती है, इम्बोलस बन सकता है। मरकरी हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, ये मेटल है ना। मरकरी आप लोग जानते हैं, पारा। उसको क्या किया गया, ये एम्पुटेड हैंड में डॉक्टर साहब ने क्या किया कि इंजेक्शन के माध्यम से इसको चढ़ा दिया, है ना, डाला। और जब डाला इसके अंदर जब सारे वेसल में चला गया तो इतना तो दिमाग में था ही आदमी के कि ये इमेज बनती कैसे है। जो चीज की डेंसिटी हाई होती है उसकी इमेज बन जाती है, जैसे हड्डी। लेकिन ब्लड वेसल चूंकि हड्डी की तरह डेंस नहीं होता, घना नहीं होता, तो उसकी इमेज नहीं बन सकती। तो एम्प्यूटेड हैंड में क्या किया गया कि एक सिरिंज के मदद से कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट कर दिया गया, नहीं, इसमें इंजेक्ट किया गया, ठीक है, कुछ एमएल इसमें डाला गया। और जब ये फिल हो गया, इस कटे हुए हाथ का एक एक्सरे करके देखा गया। और जब देखा गया तो देखा गया, अरे वाह, इसमें तो पूरा वेसल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस तरह ये खोज हुआ कि यस, वी कैन एबल टू विजुअलाइज ब्लड वेसल्स, है ना, when we will inject any type of contrast agent which is not too much harmful to the patient, है ना, which do not which is not very toxic to the patient, in such case we can able to visualize blood vessels and termed this examination as angiography। और इस तरह के एग्जामिनेशन का नाम दिया गया एंजियोग्राफी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। एंजियोग्राफी क्या है? इट इज यूज टू एसेस फॉर डिजीज ऑफ द, ये हम लोग इससे असेसमेंट कर सकते हैं क्या चीज को, तो बीमारियों को। क्या चीज के बीमारियों को? तो जिस चीज को देख रहे हैं उसकी बीमारी को। क्या चीज को देख रहे हैं? तो ब्लड वेसल्स देख रहे हैं भाई, उसी के बीमारी को देखने के लिए हम लोग करते हैं एंजियोग्राफी। अब रही बात कि ब्लड वेसल्स जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं कि दो तरह का ब्लड वेसल होता है। एक को हम लोग आर्टरी कहते हैं और दूसरे को वेन कहते हैं, है ना। तो आर्टरी की बात हो तब आर्टरी की इमेज लो, है ना, आर्टरीज की लो या भाई वेन्स की लो, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम इसको एक टर्म से पुकारेंगे, एंजियोग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि ये एंजियोग्राफी आर्टरी की हो रही है
कि ये एंजियोग्राफी वेन की हो रही है, तो उस सेंस में हम उसको बता सकते हैं आर्ट्रियोग्राफी। यानी कि आर्टरी का अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो कौन सी एंजियोग्राफी हो रही है? आर्टरी की एंजियोग्राफी हो रही है तो आर्ट्रियोग्राफी कह सकते हैं। वेन की एंजियोग्राफी हो रही है तो वेनोग्राफी कह सकते हैं। बात समझ गए? तो आर्टरी क्या है? These take blood to brain, limb, abdominal organ, सब जगह ये ब्लड को ले जाती है। किस तरह के ब्लड को ले जाती है? आप जानते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर से जो कैरी आउट करती है ब्लड को बैक टू हार्ट, ठीक है, हार्ट में जो वापस लाती है, ठीक है, वो वेन कहलाती है। तो जितना भी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, सबसे अच्छा डिफिनेशन यही है कि हार्ट से जो ब्लड को सारी जगह ले जाए उसको आर्टरी कह देंगे, और जो सारे जगह के ब्लड को कलेक्ट करके और फिर हार्ट में डाल दे उसको वेन कह देंगे। बात समझ में आ गई? अब आते हैं कि इसकी पैथोलॉजी, इसकी बीमारी, जिसके लिए एंजियोग्राफी जैसी चीज को आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो रोग होता है जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें आर्टरी बहुत पतली होने लगती है। आर्टरी है तो वो पतली होने लगेगी, क्योंकि ये जो आर्टरी होती है उसमें क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, ठीक है। इस तरह कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? जमेगा, ठीक है ना। बैड कोलेस्ट्रॉल जमेगा। अब क्या किया कि ये रास्ता को तो नैरो कर दिया, रास्ता को नैरो कर दिया। अब इधर से क्या हो रहा है कि ब्लड का फ्लो अगर हो रहा है तो यहां पर तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ब्लॉकेज हुआ, ये जो पार्शियल ब्लॉकेज हुआ, दिस इज टर्म्ड एज आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। कभी मत भूलिएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कहते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है। ये आयोटा में हो सकता है, आयोटिक एनोरिज्म, है ना। थोरैसिक आयोटा में हो सकता है, एब्डोमिनल आयोटा में हो सकता है, कहीं पर के भी वेसल्स में हो सकता है, ठीक है। और ये ऐसा होता है कि ये जो आर्टरी है इसमें बलूनिंग हो जाती है। मैं बताता हूं किस तरह। जहां पर का उसका एरिया, मैं पहले इसे मिटाऊंगा, ऐसे कि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दिया, ठीक है। और अब देखिए एन्यूरिज्म में क्या होगा कि मान लीजिए हेलो, ठीक है। तो ये अगर वेसल है तो इसकी जो दीवार है थोड़ी कमजोर पड़ जाने से होता क्या कि बलूनिंग हो जाती है। और जो बलूनिंग होती है, ये जो बैलूनिंग हुई, इसको हम लोग कहते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये बलूनिंग होगी, धीरे धीरे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, क्या होगा? फट जाएगा, फिर फट जाएगा। उसके पहले जांच होकर के पता हो जाना चाहिए, और पता चल जाएगा। अगर एंजियोग्राफी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको देख सकते हैं। और अगर देख लेते हैं तो इसका जो है डॉक्टर क्या करेगा? ट्रीटमेंट कर देगा, एन्यूरिज्म क्लिप वगैरह लगा करके इसको मेंटेन कर देगा कि फर्दर ये फटे नहीं, ये फटे नहीं। इसमें क्या होता है कि बलून की तरह ये फैल जाता है, और इस तरह के कंडीशन को हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं। और इस तरह के भी कंडीशन, इस तरह की बीमारियों को हम लोग देख सकते हैं। क्या आपने समझा? पॉइंट नंबर 1 कि ब्लॉकेज हो जाए, पार्शियल ब्लॉकेज या कंप्लीट ब्लॉकेज, जिसको आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या जिसके वजह से कहीं पर की नेक्रोसिस होती है, किडनी, कहीं पर भी कोई भी ऑर्गन में ब्लड नहीं जा रहा है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होने की वजह से, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मर जाएगा, सेल मरेगा। कंडीशन कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग, एक ऐसा कंडीशन जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे, अंदर में ब्लीडिंग हो, अमोंगस्ट मेनी अदर्स, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं एंजियोग्राफिक प्रोसीजर के टाइप, किस्म, प्रकार, कितने प्रकार के
एंजियोग्राफिक प्रोसीजर रेडियोलॉजी में आवश्यक हैं। ठीक है, तो मैंने दो तो आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, कि एंजियोग्राफी ही है जिसको हम लोग आर्ट्रियोग्राफी कहते हैं अगर आर्टरी की इमेजिंग हो रही है तो, वेनोग्राफी कहलाएगा अगर वेन की इमेजिंग होगी तो। ठीक है, एंजियोग्राफी जो है ये एक्चुअली में ये दोनों को मिला के हम कह सकते हैं, इसके लिए भी इसको भी। अमूमन एंजियोग्राफी का टर्म का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट और उसके एसोसिएटेड वेसल्स, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं पर का भी वेसल्स की इमेज लिया जाए दैट इज सेड एज एंजियोग्राफी। अदरवाइज आप अगर पेरिफेरल ऑर्गन पेरिफेरल पार्ट का इमेज ले रहे हैं, पैर का ले रहे हैं, हाथ का ले रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि आप आर्टरी का ले रहे हैं कि वेन का ले रहे हैं, आर्ट्रियोग्राफी कर रहे हैं कि वेनोग्राफी कर रहे हैं। और एंजियोग्राफी से एक कॉमन सेंस का जाता है कि इमेजिंग कर रहे हैं आप वो वेसल्स की जो हृदय से संबंधित है। अब आते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक और वेसल होता है ब्लड वेसल्स के अलावा। आप लोगों को पता होगा कि ब्लड वेसल्स के अलावा हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक चैनल है। ठीक है ना, जो लिम्फ है वो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं ब्लड वेसल्स की तरह। क्या इधर कोई फिगर है उससे संबंधित? नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो क्या हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। Just wait, keep patience, just wait, net is slow. यस, इमेज आ गई है, आप देखिए। मैं इसे खोलता हूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स की तरह एक और सिस्टम है ना, एक और सिस्टम है जो ब्लड वेसल्स की तरह फैला हुआ है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं है। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर ये लिम्फेटिक चैनल है और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। इसके अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड होती है वो वाइट कलर की फ्लूइड होती है और इसमें हर थोड़ा थोड़ा दूर पे गांठ जैसा होता है जिसको हम लोग लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। तो अगर इस लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझ लीजिए कि ब्लड वेसल्स को सर्कुलेट करने के लिए, ब्लड वेसल्स के अंदर के ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक पंपिंग मशीन होती है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर सर्कुलेशन कैसे होता है, तो वो सर्कुलेशन हमारे मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है और बहुत स्लो होता है, मूव करता है लेकिन ये। ठीक है, तो इस यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स को अगर आपको देखना है तो लिम्फेटिक वेसल्स के लिए जो एंजियोग्राफी, ये लिम्फोग्राफी शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, यहां पर भूल करके भी एंजियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स और उसके नोड को देखा जाता है, लेकिन जो पंक्चर साइट होगा जहां से पंक्चर करेंगे, ये ध्यान रहना चाहिए कि आप ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं, लिम्फेटिक वेसल के अंदर निडल को पंक्चर कर रहे हैं। निडल अगर ब्लड वेसल्स में पंक्चर होता है तो खून निकलेगा रेड कलर का, है ना, रेड कलर का, लेकिन यहां पर से व्हाइट कलर का हमको लिक्विड निकलेगा, हम पकड़ लेंगे कि क्या है। ठीक है, ये एक सी आर्म मशीन देख रही है जो आदमी कर रहा है इमेजिंग। इस तस्वीर पर अगर जरा फोकस कीजिए तो ये बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पर ये सी आर्म है। सी आर्म में क्या होता है ना कि पेशेंट को पोजीशन, पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को मूव नहीं कर सकते, उसको लैटरल नहीं कर सकते, उसको पोस्टीरियर नहीं कर सकते। अगर हम पोस्टरो एंटीरियर इमेज लेना चाहे तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा सी आर्म ही काफी है। वो घुमा दीजिएगा तो लैटरल इमेज ले लेगा, वो घुमा दीजिएगा तो ऑब्लिक में इमेज ले लेगा, और जो भी इमेज बन रहा है, इसके आंख को देखिए, इसको आंख को, ये डायरेक्ट यहाँ पे देख रहा है। जो वेसल्स की इमेजिंग हो रही है वो वेसल्स यहाँ पर आपको फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में दिखाई देता है। ठीक है, कोनो दिक्कत?
अब देखिए यहां पर एक बड़ा यूनिट है और इस यूनिट में आपको क्या दिखा रहा है कि यहां पर कंप्लीट एक टीम है। उस कंप्लीट टीम में आपको यहां पर रेडियोलॉजिस्ट भी रहेंगे, हो सकता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी रहे, नर्स या अटेंडेंट भी रहे, और साथ में कौन रहेगा, टेक्नोलॉजिस्ट आप लोग भी रहेंगे। ठीक है ना। इस प्रोसीजर को करने में आप लोग का पूरा सहयोग रहता है। और जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को नहीं करते हैं, है ना, वो एक्सपर्ट डॉक्टर करते हैं। लेकिन करे आप लोग अगर करेंगे तो आप इमेजिंग लेते हैं, ठीक है, इमेज लेते हैं, लेकिन इसमें अगर सहयोग की जरूरत पड़ती है तो आप करेंगे, क्योंकि आप इस चीज को पढ़ रहे हैं, बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। कुछ दूसरी भी टेक्नोलॉजी है, कुछ दूसरी भी टेक्नोलॉजी या मॉडिलिटी होती है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी या मॉडिलिटी के सहयोग से हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, है ना, वेसल्स को, ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मेलिटी को देखा जा सकता है। ठीक है, वस्कुलेचर, ठीक है, तो हम देख सकते हैं उसको। क्या क्या चीज है वो भाई, तो सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी होती है, एमआरआई से भी होती है, अल्ट्रासाउंड से भी होती है। ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में डॉपलर का इस्तेमाल करना होगा, जो आप लोग को इस सेम में पढ़ना है। न्यूक्लियर मेडिसिन से भी हम लोग ब्लड वेसल्स की इमेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, are all used to image vessels and even has its advantages and disadvantages। हम ये सारा ऊपर में जो दिया हुआ है सबके सहयोग से ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं, लेकिन इसमें किसी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, चलिए। वेसल्स इमेजिंग इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग एरिया। ये जो वेसल्स है जिसका हम लोग इमेजिंग करते हैं, वो उस जगह का, है ना, उस एरिया को कवर करेगा जहां पर का हमको वेसल्स को इमेज को लेना है और उसको हम लोग देख सकते हैं। पर्सनल इन द एनजीओ रूम, एनजीओ रूम जहां एंजियोग्राफी होती है, वहां कौन कौन व्यक्ति का रहना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी एक फोटो दिखाया था जिसमें सारे लोग खड़े हुए थे, तो मैंने बताया था कि कौन कौन है। आइए इसको एक अच्छे से देख लेते हैं कौन कौन रहता है एंजियोग्राफी में। कौन, ये जो कंप्लीट टीम होती है, ये टीम में कौन कौन रहेंगे। रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, है ना, जो स्पेशलिस्ट हैं या उसके स्पेशलिस्ट रहेंगे। नर्स रहेंगी, ठीक है ना। स्पेशलिस्ट में आपको कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। और 2-3 रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट रहेंगे, 2 से 3 रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं। सम टाइम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जरूरी पड़ने पर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी रखा जाता है। ठीक है, और सीवी क्या है, सीवी? इंडिकेशन, 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 ये एंजियोग्राफी क्या सोच के कराया जाता है। डॉक्टर साहब ऐसा क्या सोचते हैं कि इसका एंजियोग्राफी कराएंगे, तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी देखते हैं, और एबनॉर्मेलिटी से कुछ उनके दिमाग में बीमारियां चलती हैं, और उस बीमारी को ही हम इंडिकेशंस में रखेंगे, और वो सारी बीमारी को देखने के लिए कि शायद ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, है ना। जैसे कि कहीं एन्यूरिज्म तो नहीं है, कहीं एथ्रोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, कहीं थ्रोम्बोसिस तो नहीं है, कहीं स्ट्रिक्चर तो नहीं है, कहीं पेटेंसी तो नहीं है। दीज आर द इंडिकेशंस। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखता है इंडिकेशंस में, वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, ब्लड सप्लाई टू ट्यूमर, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। देखिए जो ट्यूमर होता है, जहां पर भी ट्यूमर हो, चाहे वो कैंसरस ट्यूमर हो, चाहे वो नॉन कैंसरस ट्यूमर हो, तो ट्यूमर क्या चीज से बनता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल्स का जो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, तो वहां पर क्या होगा कि जो ट्यूमर होगा, तो ट्यूमर के सेल्स को ब्लड की सप्लाई कौन करता है, वहां पर के वेसल्स करते हैं। वहां पर वेन भी होंगे और वहां पर
आर्टरी भी होगी, सारी चीज इसमें पूरा छाया रहेगा। इसमें आर्टरी भी होगा, वेन भी होगा, ठीक है। तो कोई ट्यूमर है तो उसमें जो ब्लड की सप्लाई है उसके वस्कुलेचर को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिटेक्ट किया जा सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। अगर वेसल्स हेमरेज होता है, हेमरेज होने का कई कारण है, गिरने से भी हेमरेज होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है ज्यादातर जो हेमरेज होता है या इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो किस लिए होती है पता है? वो हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन, है ना, पॉसिबल एनीमिया, और जिसकी वजह से अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट को एनेमिक होने की संभावना हो सकती है कि वो एनेमिक है। तो उस कंडीशन में इंडिकेशंस है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस वेसल्स का होता है, हार्ट के वल्व का होता है। ये जो शब्द है स्टेनोसिस, इसके लिए एंजियोग्राफी की जाती है। स्टेनोसिस में क्या होता है एक्चुअली? इट इज द नैरोइंग, नैरो हो जाना, ब्लड वेसल्स का नैरो होना, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, और उस ब्लड के वेसल्स में रिस्ट्रिक्शन हो जाए, ब्लड का फ्लो में रुकावट पड़े यह चीज होगा। या वल्व में भी स्टेनोसिस होता है, जहां पर ब्लड फ्लो रिड्यूस करेगा, जैसे माइट्रल वल्व हार्ट का, वहां पर भी स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स उस कंडीशन में स्टिफ भी हो सकते हैं। तो स्टेनोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो सकता है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने क्या बताया था कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल आकर के जमेगा और ये स्टेनोसिस को जन्म दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है जिसके लिए एंजियोग्राफी कराई जाती है वो है ऑक्लूजन्स। ऑक्लूजन्स, ऑक्लूजन का मतलब होता है बंद होना या ब्लॉक होना ब्लड फ्लो का, ब्लड वेसल्स का, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं मेडिकली, जिसको हम लोग ऑक्लूजन्स कहते हैं। ऑक्लूजन्स क्लॉट की वजह से हो सकता है, थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है, और इम्बोलस की वजह से हो सकता है। क्लॉट क्या हुआ? ब्लड का क्लॉट। और ब्लड का क्लॉट जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो अगर ब्लड वेसल्स पे आकर के जमने लगता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बस कहते हैं। और इम्बोलस क्या हो सकता है कि कोई भी चीज ब्लड के साथ घूम रही है, मूव कर रही है, जैसे कि हम थोड़ा सा सिरिंज में एयर लेते हैं 500 ml, अगर हम सिरिंज में एयर ले लेंगे और उस एयर को ब्लड वेसल्स में डाल देंगे तो वो हमारे सर्कुलेशन के साथ घूमना स्टार्ट करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्बोलस कहेंगे। इम्बोलस जानलेवा हो सकता है, ठीक है। इम्बोलस जरूरी नहीं है, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस उसका भी टुकड़ा अगर चिपका हुआ नहीं है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ घूम रहा है तो उसको भी हम लोग इम्बोलस कहेंगे, ठीक है। एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है कि ब्लड वेसल्स जो होता है वो थोड़ा डायलेट कर जाता, बलूनिंग हो जाता, बोले या हैं तो सर हृदय की कोई रोग, दिल की कोई बीमारी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ क्या कि अटेंडेंस ले लेता हूँ और अटेंडेंस लेने के बाद सर फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे सर पहले मैं इम्बोलस जो बोले हैं टॉप शेयर सर करता हूँ। सर सर हेलो 1 2 3, ये हो गया आपका अटेंडेंस, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सर यस, ठीक है। तो ये हो सर गया आपका अटेंडेंस भी, अटेंडेंस हो गया। अब आराम से पढ़िए, कोनो दिक्कत नहीं है। सर चलिए सुन अभी नहीं रुक रहे जाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, स्क्रीन शेयर। सुनी नहीं।
हम लोग यहाँ पे थे हार्ट डिजीज, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ पे एंजियोग्राफी नहीं करनी चाहिए। तो किसी को बहुत ज्यादा सीवियर रिएक्शन अगर होता है, सीवियर रिएक्शन होता है अगर कॉन्ट्रास्ट एजेंट से, तो उस कंडीशन में हम लोग एंजियोग्राफी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग रेज हैंड करें, उससे अच्छा है कि माइक्रोफोन ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सर रीनल फंक्शन का रीनल फंक्शन जो होती है वो रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो, है ना, हो रही हो। तो किसी की किडनी अगर खराब है, हम अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, है ना, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है और वो नन आयोनिक टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। बॉडी से क्या होना चाहिए? बाहर, एक्सक्रीट आउट। तो हम लोग बहुत सारा पानी पीने के लिए कहते हैं, जब एंजियोग्राफी का प्रोसीजर खत्म हो जाता है पानी पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन हो जाए और किडनी के माध्यम से बाहर निकल जाए। लेकिन चूंकि किडनी अगर सही से काम कर ही नहीं रही है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। किडनी अगर डैमेज है तो उसको और ज्यादा डैमेज करेगा, और बॉडी के अंदर रह गया तो हमें उसकी वजह से और प्रॉब्लम होने लगेगी, कई सारे प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है, तब नहीं सर देना बच्चा चाहिए, सर कुछ ठीक है, बोल रहा है, तब सुनिए। एंजियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कोई अगर इस लायक नहीं कि किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा सके, उस कंडीशन में भी नहीं करना चाहिए। यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है वो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, लेकिन इसमें ध्यान रहे नन आयोनिक टाइप, नन आयोनिक टाइप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे सबसे लीस्ट रिएक्शन होता है। आयोनिक से रिएक्शंस ज्यादा होंगे, उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता वस्कुलर एग्जामिनेशन में, ठीक है। कैन प्रोड्यूस नॉजिया एंड अनकंफर्टेबल बर्निंग सेंसेशन। जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है एंजियोग्राफी करने के लिए, तो उल्टी जैसा लगना को हम लोग क्या कहेंगे? नॉजिया, और अनकंफर्टेबल बर्निंग सेंसेशन, अच्छा नहीं लगेगा और बर्निंग सेंसेशन का एहसास होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे। तो ये जो है एक रिएक्शन है, ठीक। एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलैटिक शॉक। एनाफिलैटिक शॉक का मतलब हो गया कि रिएक्शन ही है, एलर्जी से होने वाला रिएक्शन, लेकिन वो रिएक्शन इतना सीवियर है कि वो लाइफ थ्रेटनिक है, उससे इंसान की मौत भी हो सकती है सही टाइम पर अगर उसको नहीं दिया जाए तो। शॉक, रैपिड शैलो ब्रीदिंग, है ना, उसका जो सांस है उसमें गड़बड़ा जाना, है ना, वो जल्दी जल्दी ले रहा हो, शैलो ब्रीदिंग हो रही है, हल्की हो रही है। पल्स रेट उसका तेज हो गया, हाई पल्स रेट उसका तेज हो गया। और ALOC, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उस व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो गड़बड़ा गया, ठीक है। तो ये सारे एलर्जिक रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के बाद हो सकता है, जो कि सीवियर है। माइल्ड में क्या होगा? माइल्ड रिएक्शन में हाइव्स होते हैं, हाइव्स या स्लाइटली डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, या सांस लेने में हल्का दिक्कत आएगा। लेकिन हाइव्स को हम लोग अर्टिकेरिया भी कहते हैं, और अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि जो बॉडी का जो चमड़ा है वो चमड़े पर लाल 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 पैचेस हो जाएंगे, छोटे 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 पैचेस हो जाएंगे। वो रिएक्शन की वजह से होते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है तब देखने के लिए, ठीक है। क्या होता है जब पेशेंट एंजियोग्राफी कराने के बाद घर जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पानी पीना, पानी इतना ज्यादा पीना कि जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट डाला गया था ब्लड वेसल्स को देखने के लिए वो बाहर निकल जाए। अवॉइडिंग अल्कोहल, अल्कोहल